अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नावल बोकाफ की एपिसोड नंबर 3। बरकत साहब सर हिलाकर चले गए। गागे शाह ने बड़े स्टाइल से जिन से मुखातिब होकर कहा, इधर आ। मैं नहीं आ सकता, तुमने न जाने क्या किया है मेरे साथ, मेरा तो हिलना ही मुहाल है। जिन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अब मैं कह रहा हूं ना, अब तू चल सकता है। ये सुनकर जिन ने अपना पांव आगे बढ़ाया। वाकई वो अब हरकत कर सकता था। देख, अगर अब भागने की कोशिश करेगा ना तो तुझे दोबारा कुल्फी बना दूंगा, समझा? मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, और ये बात भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम सरदार के मुतालिक सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हो, तुम उन्हें नहीं बुला सकते। अबे तू अभी खुद देख लेगा, जब तेरे पापा और मामा भी यहाँ खड़े होंगे ना। क्या समझता है मुझे, बड़बोला? तुम खुद ही कह रहे हो तो फिर मुझे क्या एतराज है? बदतमीज, इधर आ। नहीं आऊंगा। अबे आ। नहीं, हरगिज नहीं। ठहर जा, तेरी तो। इतना कहकर गागे शाह ने खुद ही कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो कुर्सी में फंस गए थे। लो भाई, वो आप ही आप बुड़बुड़ाए, मैं फिर फंस गया। गुलबानों को खाने का ऑर्डर देकर बरकत साहब दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही बाहर देखा तो मोहल्ले वाले जमा थे। शायद वो सब आसेब के रिजल्ट के लिए बेचैन थे। क्या हुआ बरकत साहब? आसेब उतरा कि नहीं? अब वो कहाँ है? क्या मर गया? बरकत साहब ने मुख्तसरन हालात से आगाह किया, जिनके मुतालिक सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हम भी देखेंगे बरकत साहब, इस जिन को हम भी देखेंगे। अभी नहीं भाई, जरा सब्र करो, अभी तो वो बहुत सरकश और खूंखार हो रहा है। उस पर टिकट लगा दें बरकत साहब, खूब कमाई होगी। रशीद रिक्शे वाले ने आगे बढ़कर जोश से कहा। भाई रशीद, एक काम आ पड़ा है। हुक्म करें जनाब, पूरा मोहल्ला हाजिर है। गागे शाह के गांव से चंगा और मंगा नामी 2 आदमियों को लाना है। रात तो काफी हो गई है, और होने दें जी रात, वो तो रोज ही होती है। और कोई हुक्म? और हाँ, 1 दर्जन जहूर राजा जानी कवाम के पान भी लाने हैं। ये भी हो जाएगा जी। वो अपना मल्लू उस्ताद है ना, वो रात 2 बजे तक दुकान खोलता है, वापसी में उसी से पान पकड़ लूंगा। और कुछ? जब बरकत साहब बाहर के कामों से निमटने के बाद घर में दाखिल हुए तो महपारा की रोनी सूरत ने उनका इस्तकबाल किया। अब्बू जी, मेरी मुर्गियां। कोई बात नहीं बेटी, बाज़ौकात मेहमानों के लिए ऐसी कुर्बानी देनी ही पड़ती है ना। इससे पहले कि बरकत साहब कुछ बोलते, अंदरूनी कमरे से बाआवाज़े बुलंद किसी के कहकहे लगाने की आवाज आई। बरकत साहब का ध्यान भटक गया और वो महपारा को उलझन में छोड़कर कमरे की तरफ लपके। यहाँ अजीब मुज़ाहिका खेज मंजर देखने को मिला। गागे शाह कुर्सी में फंसे हुए थे और उठने के लिए बुरी तरह झटके मार रहे थे, लेकिन हर झटके में उन्हें नाकामी का सामना हो रहा था। उधर जिन के मुंह से कहके बुलंद हो रहे थे। साफ जाहिर था कि वो गागे शाह की बेबसी का दिल खोल कर मजाक उड़ा रहा था। एक मर्तबा तो वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। ठहर जा बदबख्त, मैं तुझे अभी। गागे शाह जिन के दोहरा होने पर मचल उठे। क्या हुआ शाह साहब? वही पुरानी कहानी, मैं अब की बार कुर्सी में फंस गया हूँ। अब क्या होगा? इन्हें टुकड़ों में निकालना चाहो तो मैं मदद करूं? जिन ने संजीदा होकर बरकत साहब से पूछा। हाँ हाँ, तेरा बस चले ना तो तू वाकई मेरी बोटियां कर दे, ताकि तेरी जान छूट सके, मगर मैं तेरी शामत लाए बगैर नहीं रहूंगा। गागे शाह ने हाथ नचाते हुए बोला। ठहरिए, बरकत साहब बोले, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने गागे शाह को खींचने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ के आगे चींटी की क्या वक़्त। वो खुद ही 2 कदम आगे सिरक गए और गागे शाह पर गिरते गिरते बचे। सारी हिम्मत लगाई मगर बेसूद। मोहल्ले वालों को बुला लूं? बिला आखिर बरकत साहब ने थके हुए लहजे में पूछा। वो भी नाकाफी होंगे? जिन ने कहा। तुम खामोश नहीं रह सकते? ऐन उसी वक्त एक छोटा सा पत्थर बरकत साहब के माथे पर आकर लगा। वो भुन्ना उठे। एक तो बेगम ने तंग करके रखा है, तुमने फिर पत्थर दे मारा? और क्या करती, आवाज देने से तो रही। गुलबानों ने लापरवाही से बोला। मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि कोई दरवाजे पर आया है और शाह साहब को बुला रहा है। ओह, इसका मतलब है कि उनके मुरीदे खास आ गए। मैं देखता हूँ। गागे शाह के दोनों मुरीद इसमें बामुसम्मा थे। मंगा अपने नाम ही की तरह भीख मंगा साबित हुआ। उसने दरवाजा खोलते ही सदा लगाई, दे दे मौला के नाम पर, भला होगा। और आखिरकार वो बरकत साहब की जेब से 500 रुपए निकलवा कर ही घर के अंदर दाखिल हुआ। चंगा वाकई भला चंगा था, गोल मटोल, सुर्खो सफेद और हट्टा कट्टा। फिर वो दोनों मुरीदे खास बरकत साहब के हमरा कमरे में पहुंचे और गागे शाह पर नजर पड़ते ही चौंक उठे। चंगा ने फौरन ही खूंखार नजरों से जिन की तरफ देखा। उधर जिन के भी तेवर बदले। बरकत साहब ने दोनों के इरादे भांप लिए, इसीलिए फौरन ही बोले,
अरे नहीं भाई चंगा साहब, जिन ने कुछ नहीं किया, गागे शाह खुद ही कुर्सी में फंस गए हैं। ओह, दोनों के मुंह से निकला। हाँ भाई चंगा मंगा, अब निकालो मुझे कुर्सी से। गागे शाह बोले, आपने फिर बदपरहेजी कर दी शाह साहब। बस भाई हो गई, अब क्या करें। कौन सी बदपरहेजी? बरकत साहब ने पूछा। दरअसल डॉक्टर ने इनको कुर्सी और टैक्सी में बैठने से सख्ती से मना किया हुआ है। जिन पर एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ गया। ओए, चंगा ने आंखें निकाली, हमारे पीर साहब का मजाक उड़ाता है? मंगा के तेवर भी अच्छे नहीं थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिनों को काबू करने वाला एक कुर्सी से नहीं निकल सकता। वाह, जिन ने तंजिया मुस्कुराकर कहा। हमारे साथ यही तो मजबूरी होती है, हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गागे शाह बोले, फातिहा तो पढ़ सकते हो ना, वही पढ़ डालो। जिन ने मशवरा दिया। इसे देखो, ये नहीं कि खुद भी मदद कर दे, एक हाथ ही लगा दे। कैसे और किसे? अबे वैसा हाथ नहीं, ऐसा ऐसा। गागे शाह ने झुंझला कर जिन को बताया, फिर प्यार से जिन को पुचकार कर कहा, अबे आजा यार, थोड़ी सी जान तू भी दिखा दे। जिन नहीं है मेरा प्यारा सा? है तुम इंसानों में ना यही खराबी है, तुम लोग वक्त पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना लेते हो। थोड़ी देर पहले तक तो तुम मुझे गालियां दे रहे थे, और अब? जिन ने बोला, वो सब तो अपनी जगह पर है, मगर ये दूसरा मामला है। रही बात गधे की, तो तुम तो वो हरगिज नहीं हो सकते ना, क्योंकि तुम्हारे सर पर सींग मौजूद है। छोड़िए शाह साहब, मैं मोहल्ले वालों को बुला कर लाता हूँ। इखलाकी कदरें तो इंसानों में होती हैं, किसी और में ये गुण कहाँ। ना जाने इस जुमले में क्या जादू था। जिन फौरन ही आगे बढ़ा। उसने तीनों को गागे शाह के पास से हटाया और उनके दोनों हाथ थामकर एक जोरदार झटका मारा। दूसरा लम्हा हैरान कुन था। गागे शाह कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उन्हें कुर्सी से निजात मिल चुकी थी। चूंकि जंग दो मखलूकों के दरमियान थी, इसीलिए काम निकल जाने के बाद गागे शाह ने अपनी आंखें दोबारा माथे पर रख लीं। ना जिन अपनी हठधर्मी छोड़ रहा था और ना गागे शाह उसे छोड़ने को तैयार थे, बल्कि अब तो जिन को रस्सी के जरिए पलंग से बांध दिया गया था। जिन के एहतजाज के बावजूद ये काम हुआ था। इसकी एक वजह यह भी थी कि खाने का वक्फा हो रहा था। गागे शाह और उनके मुरीदों को शदीद भूख लगाई थी। आखिर दस्तरख्वान लगाया गया और पीरों मुरीद बुरी तरह खाने पर टूट पड़े। खूब खूब बोटियां भंभोड़ी गईं। जिन हैरत से उन्हें देख रहा था। दफातन गागे शाह को जिन का ख्याल आ गया। तू भी खाएगा भाई? तुम लोग ही खाओ, ना जाने तुम लोग किस किस मखलूक के दुश्मन हो, बेचारी मासूम मुर्गियां। खाना खाने के बाद गागे शाह ने एक बड़ी सी डकार ली और फिर पानों की पुड़िया खोली। एक पान मुंह में डाला और ऐलान करने वाले अंदाज में बोले, बरकत मियाँ, अब जंग के लिए मैदान चाहिए, काफी खुली जगह होनी चाहिए। ना जाने इसके कबीले वाले किस किस्म के हों और कितनी तादाद में हाजिर हों। हमारा सहन काफी बड़ा है शाह साहब। फिर ठीक है, वहीं इंतजाम करते हैं। इस मरदूत को भी वहीं लेकर चलना है? अरे ये कैसे जाएगा, ये काम चंगा और मंगा करेंगे। तो फिर मैं सहन की सफाई वगैरह करवा लूं? हाँ हाँ करवा लो, जब तक मैं इसका इंटरव्यू ले लूं। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? क्यों, अखबार में इश्तिहार लगवाओगे? जिन ने पूछा। सीधी तरह नाम बता। बोकाफ। बाप का नाम? किसके बाप का? अबे अपने बाप का बताना। रोनाफ। कौन सा कबीला है तेरा? तबलाश। क्या तुम लोग तबले बनाते हो? ये क्या होता है? जिन ने हैरत से पूछा। तुम चुप रहो मंगे, देख रहे हो मैं अभी हिसाब किताब लगा रहा हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो कोई किताब नहीं है। जिन ने कहा। ज्यादा मस्खरी मत कर। अच्छा नहीं करता, सारे कसबल निकल जाएंगे, फिक्र मत कर, तू अपने सरदार को आ लेने दे बस। जिन की हंसी छूट गई। क्यों मजाक कर रहे हो? तू अभी मुझे जानता नहीं है, मैं गागे शाह हलवाई हूँ, समझा कि नहीं? समझ कर क्या करूंगा भाई, जिन ने कहा। अच्छा छोड़, ये बता, तूने जो कुछ बताया है वो गलत तो नहीं है ना? झूठ तो नहीं बोला तूने? इंसान बोलते हैं झूठ, और मैं जिन हूँ, उसने साफ गोई से कहा। शाह साहब, सहन की सफाई वगैरह का काम मुकम्मल हो चुका है, बरकत साहब ने कहा। अच्छा, फिर वो चंगा और मंगा की तरफ घूमे। चलो भाई, इसे सहन में पहुंचाना है। ये लो पानों की पुड़िया, पान इसके मुंह में ठूसो, जब ये टुन हो जाएगा तो उठाकर सहन में ले चलना। वाह क्या तरकीब है शाह साहब, बरकत साहब ने कहा। उधर चंगा और मंगा बड़े नपे तुले अंदाज में जिन की तरफ बढ़े। चंगा ने एहतियातन जिन के दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर मंगा ने पान की पुड़िया खोली और बैक वक्त 4 पान निकालकर जिन के मुंह की तरफ बढ़ाए। जिन ने फौरन ही मुंह फेर लिया। अबे खा ले, तू खुशकिस्मत है जो मंगा के हाथ से कुछ खा रहा है, वरना ना मंगा ने हमेशा दूसरों से खाया ही है, खिलाया किसी को नहीं। अपना रिकॉर्ड खराब मत करो, जिन ने उसको जवाब दिया।
शाह साहब का हुक्म है, तुझे तो पान खाने ही पड़ेंगे। ये कहकर मंगा ने उसका मुंह दबाया और जैसे ही वो खुला, चारों पान अंदर घुसेड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। औ बौ बौ, जिनके मुंह से लायानी आवाजें निकली। जिनका मुंह पान से लबालब भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी बातों से कथा बह रहा था और वो खूब मजे ले लेकर पान चबाता रहा। भाई वाह, ये तो बड़ी मजेदार चीज थी। वाह भाई, मजा आ गया। जिन ने पान हलक से उतारने के बाद कहा, अभी और मजे आएंगे। गागे शाह मुस्कुराए, फिक्र मत कर तू। फिर जिन को एकदम जोरदार झटका लगा। उसने गर्दन को जोर से जंबिश दी, फिर आंखें फाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा हो। तंबाकू अपना असर दिखा रहा था। फिर उसने दोनों हाथों से अपने सींग थाम लिए, लेकिन सींग भला क्या करते। आखिरकार वो झूमते हुए लड़खड़ाया और फर्श पर ढेर हो गया। हा 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 हु 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 हु। गागे शाह अपने मखसूस अंदाज में हंसे। कमबख्त लड़कियों पर सवार होता था, आज ज़हूर, राजा जानी और कवाम ने मिलकर इस पर सवारी कर दी। मेरे ख्याल से शाह साहब पानों में अफीम भी थी। हैं? मैंने भी तो वो पान खाए हैं। आपकी तो बात ही निराली है शाह साहब। आप पर अफीम, गांचा और चरस का कहाँ असर होगा। लो भाई, ये तो बेहोश हो गया। अब तुम हम तीनों दरवेशों के लिए गर्मा गर्म दूध पत्ती और साथ में कुछ और भी लवाजमात का बंदोबस्त करो। उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम शुरू होगा। तुम्हारे घर के सहन में शायद जंग का बाजार गर्म हो जाए, एक फैसला कुन जंग, क्योंकि जिन्नों का सरदार मुझ पर और मेरे मुरीदों पर हमला भी कर सकता है। बरकत साहब काफी मुतासिर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ चाय वगैरह का दौर चला। इस दौरान जिनको होश नहीं आया था। फिर गागे शाह उठ खड़े हुए। चलो चंगा और मंगा, इसे उठाकर सहन ले चलो। अब मैं एक जोरदार वजीफा खींचूंगा और इसका सरदार भागा चला आएगा। जिनों के खैमों से जरा फासले पर उस वक्त रक्स व सरूर की गर्मा गर्म महफिल सजी हुई थी। ये काफी खुली जगह थी, जहाँ एक बड़ी सी चटाई बची हुई थी। उस चटाई पर जिनों का सरदार अपने चंद मसाहिबों के साथ गाँव तकिए के सहारे बैठा हुआ झूम रहा था। उनके सामने कई लाल, पीली, नीली रकासाएं नाच रही थीं। एक छोटा सा डिस्क प्लेयर सरदार के बराबर रखा हुआ था, जिससे गाने की आवाज निकलकर फिजा में गूंज रही थी। कांटा लगा। ये गाना शुरू होते ही सरदार इस कदर मदोश होकर झूमा कि उसके सींग बराबर में बैठे हुए मसाहिब के सींगों से टकरा गए। सरदार भुन्ना उठा और मसाहिब पर गिर जा। दूसरी बार टकराए हो तुम, अपने सींगों को संभाल कर नहीं रख सकते। आप खुद ही तो टकराए हैं, मसाहिब हकलाया। अच्छा, तुम अपने होश में तो हो, संभल कर बैठो। अब टकराए तो तुम्हारे सींग काट दूंगा, समझे। ये सुनते ही तो मसाहब का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसको फांसी का हुक्म दिया गया। सरदार ने एक रकासा की तरफ मतवज्जा होकर कहा, हाय हाय जालिम, बिल्कुल ऐश्वर्या है। ऐन उसी वक्त सरदार का एक मसाहब के खास दौड़ता हुआ सरदार के करीब आ खड़ा हुआ। ये सरदार का सेक्रेटरी था। सरदार ने डिस्क रिकॉर्डर की आवाज धीमी कर दी। क्या हुआ, तुम्हारे थूथने पर 12 क्यों बज रहे हैं? बात ही ऐसी है सरदार, 15 भी बज सकते हैं। क्या हुआ, जल्दी से बक भी चुको। इधर आइए सरदार, बहुत जरूरी बात है, इतनी कि सिर्फ तखलिये में ही हो सकती है। अरे कौन सी आफत टूट पड़ी है? वजीफा आया है सरदार। ये सुनकर सरदार पूरी तरह चौंक उठा। वजीफा आया है? क्या मतलब? कहाँ से आया है वजीफा? बराबर वाले कस्बे से, नूरस नाम है उस कस्बे का। ये आया है सरदार, और ये किसी वक्त भी फट सकता है। ये कहकर सेक्रेटरी ने कमीज की जेब में हाथ डालकर एक मुड़ा तुड़ा सा कागज निकाला और सरदार की तरफ बढ़ा दिया। ये आया है सरदार, और ये किसी वक्त भी फट सकता है। किसने भेजा है? आपको फौरन बुलाया है सरदार। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम, होगा कोई आमिल। अब चलिए, फौरन बुलाया है आपको। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों जाना पड़ेगा? हम क्या किसी के बाप के नौकर हैं? रात का 1 बज रहा है, इधर महफिल अपने अरूज पर है, और तुम कह रहे हो कि जाना पड़ेगा। यही तो आप समझ नहीं रहे, मैं फिलहाल समझना भी नहीं चाहता। इस वजीफे को अपने तौर पर फुस कर दो, सुबह देखेंगे। उफ़ो सरदार, आप खुद ही वजीफे की आखिरी लाइनें पढ़ लीजिए। सरदार ने बेदिली से पर्चे को देखा और फिर चौंक उठा। लिखा था, ये सिर्फ हल्का सा नमूना है, अगर तुम नहीं आए तो वजीफा सुलेमानी रवाना किया जाएगा और तुम्हारा कबीला भग से उड़ जाएगा। जल्दी पहुंचो। नीचे एड्रेस दर्ज था। सरदार आग बगोला हो गया, उसके नथने फूलने और पिचकने लगे। सेक्रेटरी खामोशी से उसकी बदली हुई कैफियत देख रहा था। कौन है ये बदतमीज? मालूम नहीं सरदार, ये तो वहां जाकर ही पता चल सकता है। चलने की तैयारी करो, उसे वहीं जाकर सबक सिखाना पड़ेगा। कमबख्त वजीफा सुलेमानी की बात कर रहा है।
सेक्रेटरी ने जल्दी से सर हिलाया। सरदार के मसाहिब और कबीले के तमाम लोग खड़े हुए और उनकी शक्लें देखते रहे। चचा तंदूरी को काफी देर बाद मालूम हुआ कि बरकत साहब की लड़की पर भी जिन ने हमला कर दिया है। वो भी जिन के दर्शन करने के लिए घर से निकल खड़े हुए। इतनी रात गए वहां जाकर तुम क्या करोगे? चच्ची ने पूछा। मारूंगा साले को, वो जिन है कोई मुर्गा नहीं है। चच्ची बोली। तुम भी हद करती हो। चचा तंदूरी भुन्ना गए। अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो खामखा मुर्गों को जान से मार डालूंगा। वो मुझे चिढ़ाते हैं तो उनकी कमबख्ती आती है। वो बांग देना छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। चच्ची ने पलटकर जवाब दिया। दें, जरूर दें, मुंह तो ना चढ़ाए ना। ये कहकर चचा तंदूरी घर से निकल आए। गली में उस वक्त नीम तारीकी छाई हुई थी। चचा की साल खोरदा चप्पल ने सकूत तोड़ा। वो थोड़ी दूर आगे गए हुए होंगे कि एक मोटा ताजा कुत्ता कहीं से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। अबे कहाँ था तू? बड़े दिन बाद नजर आया है, हैं? कुत्ता फौरन ही दुम हिलाने लगा। वो भी अब उन्हें पहचान चुका था। चचा तंदूरी ने उसे चमकारा और फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही वो गली के कोने पर पहुंचे, करीब ही से किसी मुर्गे की बांग फिजा में गूंजी। चचा तंदूरी के उठते कदम रुक गए। आंखों में गुस्सा आया। इस आवाज को सुनकर आग सी भड़की थी जो उनके तलवे से शुरू होकर सर पर भुजी थी। उन्होंने तैश के आलम में इधर उधर देखा। गुलबानो यही समझ रही थी कि महपारा सो चुकी है, वरना हकीकत ये थी कि महपारा उस वक्त अपने कमरे की लाइट ऑफ करके कमरे के अंदर ही बेचैनी से टहल रही थी। बात दरअसल ये थी कि वो इश्क ज़दा हो चुकी थी। पहली ही नज़र में उसे जिनसे मोहब्बत हो गई थी। दिल ही तो है, ये तो किसी पर भी आ सकता है ना। जिनके सर पर सींग थे तो क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले वो बिस्तर पर लेटकर तसव्वुर ही तसव्वुर में जिनके साथ एक डुइट गाना भी गा चुकी थी। फिर जब बेचैनी बढ़ी तो वो उठकर टहलने लगी। कितना खूबसूरत था ना वो, गड़ियल जवान, मजबूत जिस्म, चौड़े चकले सीने वाला, जिनियाना वजाहत का पैकर। महपारा उसके ख्यालों में डूब गई। जिन उसे ख्वाबों का शहजादा मालूम होने लगा। उसमें किसी चीज की कमी ना दिखाई दी, बल्कि परों और सींगों का इजाफा ही था। क्या वो मेरा हो सकेगा? ये सवाल परेशान कुन था, लेकिन कमरे में अंधेरे के बावजूद महपारा के दिल ने अस्बात में जवाब दिया और ख्वाहिशों के कई जुगनू कमरे की तारीकी को रोशनी से मुनव्वर कर गए। एक बार फिर जिनको देखने की तमन्ना दिल में जागी। वो तड़प कर कमरे से निकल आई। गुलबानो बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी। महपारा आगे बढ़ गई। सामने ही सहन था जहां बरकत साहब वगैरह के साथ उसे जिन भी दिखाई दिया, लेकिन वो उस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार था वो महपारा के लिए तकलीफ दे थी। सहन में नीम का घना और ऊंचा दरख्त लगा हुआ था। उसी के मोटे तने से जिनको बांधा गया था और वो उस वक्त भी बेहोश था। महपारा के दिल को तो धक्का सा लगा। उसके महबूब की ये औकात कि उसे बकरों और दुम्बों की तरह रस्सी में जकड़ दिया गया था। उफ, माना कि उसके सर पर सींग थे, लेकिन इस तरह जानवरों वाला सलूक तो उसके साथ ना होना चाहिए था। वो दिल महसूस कर रह गई। किसी से क्या कहती? नाचार और नामुराद सी होकर वो अपने कमरे की तरफ लौट आई। सहन में दरी बिछा दी गई जिस पर सबसे नुमाया थे गागे शाह। उनके अकब में दोनों मुरीदे खास, एक तरफ बरकत साहब भी बैठे हुए थे। गागे शाह वजीफे का स्टार्ट लेने वाले थे। उधर बरकत साहब बज़ाहिर तो मुतमईन थे, लेकिन अंदरूने खाना उनकी हालत काफी पतली थी। उनके जहन पर कई सवालों और अंदेशों ने यलकार कर रखी थी। वो सोच रहे थे, नंबर 1 कि अगर जिनों की पूरी फौज आ गई तो, नंबर 2 अगर जिन अंडरवर्ल्ड से मुतल्लिक हुए तो, नंबर 3 अगर उन्होंने मार मार कर हम लोगों को दुम्बा बना दिया तो, और नंबर 4 इतनी रात गए कोई मरहम पट्टी भी करने वाला ना मिला तो। यही सब कुछ सोच सोच कर वो पहलू बदलते और अपनी टांगे हिलाने लगते। गागे शाह के करीब छोटी सी अंगीठी में आग जल रही थी। वो होंठों होंठों में कुछ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने जेब से कागज का पुर्जा निकाला, उस पर फूंक मारी और कागज को आग में झोंक दिया। फिर हाथ झाड़कर बोले, लो भाई, मैंने बोकाफ के सरदार को हाजिर होने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, हाँ, और चंगा मंगा जरा होशियार रहना, ठीक है ना? ठीक है शाह साहब, हम होशियार हैं। उसी वक्त जिन यानी बोकाफ को होश आ गया। वो आंखें मलता हुआ चारों तरफ देखने लगा। मैं अभी तक यही हूँ? वो बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोला। ख्वाब देखा होगा तूने कि आजाद हो गया हूँ। नहीं, बल्कि मैं रानी मुखर्जी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया में घूम रहा था, वो भी मादर पिदर आजाद। बदतमीज भी है तू। गागे शाह ने उसे घूरा। हाजिर जवाब भी हूँ, जिन ने सर हिलाया। जब तक इसका सरदार आए ना, तुम्हें एक बार फिर दूध पत्ती बनवा लो, गागे शाह ने कहा। जी अच्छा, बरकत साहब बोले।
मुझे कम से कम पानी ही पिला दो जालिमो, जिन ने कहा। रस्सी खोल दूं, खून पी लेना हमारा। क्यों? चंगा ने अपनी मूंछों को ताव देकर कहा। अभी मैं इस डिग्री का जिन नहीं हूँ। अच्छा, तुम लोगों के यहाँ भी डिग्रियां होती हैं? बरकत साहब बोले। हाँ, क्यों नहीं, और वो काम भी आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिफारिश नहीं चलती, जिन ने तंजिया लहजे में कहा। तुम जाओ, इसके मुंह ना लगो, फटाफट जाके चाय बनवाओ, ये तो ऐसा ही बातूनी है, गागे शाह ने बोला। आज दिन क्या है? जिन ने अचानक से सवाल किया। क्यों? बता तो सही। आज हफ्ता है। सैटरडे नाइट स्पेशल, जिन ने सोच में गुम होकर कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सरदार महफिल में होंगे। हर हफ्ते की रात को वहां रक्सो सरूर का प्रोग्राम होता है। कवाली का? चंगा ने पूछा। नहीं, उमर बाली का, जिन ने बताया। क्या मतलब? बच्चों के समझने की बात नहीं है, तुम्हें क्यों बताऊं? इससे पहले कि चंगा कुछ कहता या कुछ करता, उसी वक्त बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई और सहन में धुआं धुआं सा फैल गया। उस आवाज में इतनी घन गरज थी कि गुलबानो और महपारा भी कमरों से निकल आईं। बरकत साहब की टांगे तो मजीद हिलने लगी, क्योंकि अब धुएं ने ह्योलों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। गागे शाह और उनके मुरीदों के अलावा सब ही आंखें फाड़ फाड़ कर उस मंजर को देख रहे थे। और फिर ये ह्योले 4 जिस्मों में ढल गए। ये लंबे, तड़ंगे और बड़ी बड़ी सींगों वाले जिन थे। उन सब में एक काफी नुमाया दिखाई दे रहा था। ये सरदार था जो अपने सेक्रेटरी और 2 मसाहिबों के साथ नाजिल हुआ था। वो बड़ी खूंखार नजरों से गागे शाह वगैरह की तरफ देख रहे थे। कौन है वो गुस्ताख जिसने इतनी रात गए हमें ललकारा है? मैंने तुम्हें बुलाया है, गागे शाह ने रूपदार आवाज में कहा। तुम सरदार हो ना? हाँ, हम ही सरदार हैं। और तुम? सरदार बोलते बोलते रुक गया। वो गौर से गागे शाह को देख रहा था। दफतन उसकी आंखों में चमक सी नमूदार हुई। तुम कुछ जाने पहचाने से मालूम हो रहे हो, तो फिर पहचानो कि मैं कौन हूँ। गागे शाह की मुस्कुराहट अजीब सी थी। सरदार गौर करता रहा, फिर वो चौंका। ओ, गागे शाह हलवाई, हमारे मेहरबान, हमारे दोस्त, ये तुम ही हो ना? बिल्कुल ठीक पहचाना। बरकत साहब की हैरत का क्या पूछना था। वो सोच रहे थे कि आखिर गागे शाह कितनी पहुंची हुई चीज है कि जिनों के सरदार तक की उनकी रसाई है। उधर सरदार को देखते ही बोकाफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सरदार, सरदार, इन लोगों ने मुझे बांध रखा है, मैं देख चुका हूँ, जरा खामोश रहो। जिन चुप हो गया। फिर सरदार दोबारा गागे शाह की तरफ मतवज्जा हुआ। जो गुस्सा पहले उसके चेहरे पर था वो मान पड़ चुका था। सुनाओ भाई गागे शाह, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोकाफ का क्या चक्कर है? ये हमारा मुजरिम है, इसी के फैसले के लिए तुम्हें बुलाया गया है। तुमने वजीफा सुलेमानी की धमकी देकर अच्छा नहीं किया, सरदार ने कहा। उसके बगैर तुम नहीं आते ना? वो तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हें बुलाने के लिए। ओह, तुम्हारी जगह अगर इस वक्त यहाँ कोई और होता ना तो यकीन मानो कि खाको खून में लौट रहा होता। लेकिन मसला ये है कि तुम हो, इसलिए मजबूरी है, हम करें भी तो क्या। तुम्हारी मिठाई ने तो हम समेत पूरे कबीले को दीवाना बना रखा है। तुम्हारे अलावा किसी और की मिठाई मुंह ही को नहीं लगती। कई कबीलों में जाती है मेरी मिठाई, दूर दूर से तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आते हैं। मैं तो नहीं खाता मिठाई पर। बोकाफ ने मुंह बनाते हुए दखल दिया। तुम्हारे तो ढंग ही निराले हैं, गागे शाह ने कहा। आते होंगे, दूर दूर से लोग जरूर आते होंगे, ऐसी मिठाई और मिलेगी भी कहाँ, सरदार ने कहा। इधर ये गुफ्तगू हो रही थी, उधर घर के मकीन हैरान और परेशान थे। उस वक्त बरकत साहब को गागे शाह की खुद एतमादी हद दर्जे अजीब लगी। वो खुद जिनों के सरदार से ज्यादा पुरअसरार लग रहे थे। अगर वो मिठाई वाले थे तो मिठाई तो जगह जगह से दस्तयाब हो सकती है, फिर क्या चक्कर है। वो उलझे रहे। गुलबानो भी मुंह फाड़कर ये तमाशा देख रही थी। अलबत्ता महपारा और बोकाफ उन सब से बेनियाज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। दिल में उमंगों की कोंपलें फूट रही थीं। मोहब्बत का पौधा जवान साल होकर सायादार घनादार दरख्त बन जाना चाहता था, जिसकी बर्फीली छांव में बैठकर मोहब्बत के मद भरे गीत गाए जा सकें, जिससे धूप छन कर ना आ सके, जिसमें सुरीली हवाओं का शोर हो और बस वही दोनों हो और कोई ना हो, कोई भी ना हो। उन दोनों को मौजूदा सूरत हाल से कोई गर्ज नहीं थी।